ओ हम लोगों ने सिर्फ एंथैल्पी की है। ओके एंड आइसोकोरिक हो गया, आइसोथर्मल हो गया, आइसोबैरिक एंड एडियाबेटिक बाकी है। ओके चलो लिखना स्टार्ट करो। अब होमवर्क थोड़ी देर के बाद चेक करेंगे या फिर नेक्स्ट लेक्चर करेंगे, अभी पहले से लेट हो गया है। तो एंथैल्पी चेंज, ठीक है। So for change in enthalpy we have formula delta U plus delta H is equal to delta U plus delta PV बराबर, एंड दूसरा फॉर्मूला है डेल्टा H is equal to NCP डेल्टा T, ये याद है। ओके अब इन दोनों फॉर्मूलाज को हम लोगों ने अलग अलग कंडीशन में अप्लाई किया है, मतलब दो कंडीशन हो गए हैं। आइसोथर्मल जिसमें डेल्टा T इज 0 तो डेल्टा H इज 0, एंड आइसोकोरिक जिसमें डेल्टा V इज 0 तो V डेल्टा P हो जाता है। अब नेक्स्ट इज आइसोबैरिक, लिखो आइसोबैरिक। आइसोबैरिक में क्या कांस्टेंट होता है? कांस्टेंट प्रेशर। अब कांस्टेंट प्रेशर पे लिखना स्टार्ट करो, क्या जीरो होता है? डेल्टा P इज 0, ओके तो डेल्टा P इज 0 या फिर dP इज 0, तो डेल्टा H बिकम्स डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। समझ में आ रहा है? दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया होगा, सबसे कॉमनली हम लोग क्या यूज करते हैं? कांस्टेंट प्रेशर यूज करते हैं, ठीक है। ओके अब इसके अलावा हम लोग बाकी सारी भी चीजें आई गेस डिराइव करते जा रहे थे। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या रहता है? W इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ P dV। बातें बंद यहाँ पे देखो। अब यहाँ पे प्रेशर इज कांस्टेंट तो क्या हो जाएगा? माइनस P डेल्टा V, ये याद है। अब आइसोबैरिक में और क्या होता है? Q can also be called as QP which becomes NCP delta D. Next delta U is equal to, बताओ बे, लास्ट टाइम 5 बार लिखने बोला है ना, 10 बार हो जाएगा। नहीं, दूसरा Q प्लस W बराबर, तो ये बन जाता है Q प्लस W। दिस कैन बी रिटन फॉर QP मतलब एट कांस्टेंट प्रेशर, आइसोबैरिक कंडीशन, ठीक है। तो QP के पे ये क्या हो जाएगा? डेल्टा U, हाँ वो तो लिख दिया ना NCP डेल्टा D, तो अभी ऊपर वाला फॉर्मूला डेल्टा U माइनस W। ओके व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ W इन आइसोबैरिक कंडीशन? ऊपर किया है माइनस P डेल्टा V, तो माइनस ऑफ माइनस P डेल्टा V क्या बनेगा? ओके तो फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन एंड दिस एक्सप्रेशन वी कैन से दैट, देखो जिनको बॉक्स किया है, डेल्टा H इज इक्वल टू, वो तो ऊपर ही है बेटे, डेल्टा H इज इक्वल टू QP या फिर QP इज इक्वल टू डेल्टा H। ओके तो यहाँ पे अपना नेक्स्ट एक्सप्रेशन आता है, देखो ये हम लोगों ने पहले भी किया हुआ है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम। लास्ट टाइम मैं आइसोकोरिक किया है ना, उसमें देखो डेल्टा U इज इक्वल टू QV ऐसा लिखा होगा, दिख रहा है क्या? तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज आल्सो कॉल्ड एज हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एंड चेंज इन एंथैल्पी इज आल्सो कॉल्ड एज हीट चेंज एट कांस्टेंट। समझ में आ रहा है? ये ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। अब इसके बाद तो फ्रॉम दिस डेल्टा H इज इक्वल टू QP एंड QP इज इक्वल टू, सो डेल्टा H का दूसरा फॉर्मूला आता है NCP डेल्टा T। ऊपर वाला ये जो फॉर्मूला है ना NCP डेल्टा T, वो जस्ट लिख के दे दिया था यूनिवर्सल फॉर्मूला के नाम पे, उसकी डेरिवेशन ये है। ये समझ पा रहे हो पक्का? अभी देखो ये लास्ट वाला जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इसमें सारे फॉर्मूलाज की डेरिवेशन हम लोग बार बार कर रहे हैं। आइसोथर्मल में सब कुछ कर लिया, आइसोबैरिक में भी किया और आइसोकोरिक में भी किया। समझ में आ रहा है कुछ? ठीक है ओके। आइसोथर्मल में सिर्फ रिवर्सिबल की डेरिवेशन नहीं की है, वो पहले कराई थी, वो लेंदी है तो हम लोगों ने स्किप कर दी थी, चेक कर लेना चाहिए तो, ठीक है ओके। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या आता है? एडियाबेटिक बराबर। तो फोर्थ प्रॉपर्टी इज एडियाबेटिक। क्या ये करके हो गया सब कुछ? अच्छा हाँ ओके, तो क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, ये कर रहे हैं और क्वेश्चन कर रहे हैं। ओके चलो ये भी हो गया था।
अच्छा तो क्वेश्चंस बाकी है। ओह ओके ओके, चलो क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन नहीं नहीं नहीं, अभी आइसोबैरिक बाकी है ना, बाकी है हाँ। तो क्वेश्चन फाइंड फाइंड W Q delta U and delta H when one mole of monatomic gas increases gas is heated to increase its pressure from 27 degrees Celsius to 327 degrees Celsius. Sorry, at increases its temperature. Sorry, increases its temperature. My bad. Its temperature from this to this at constant pressure. ठीक है, ओके। अब यहाँ पे क्या क्या निकालने की ज़रूरत है, पहले एक बार क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे W Q डेल्टा H एंड डेल्टा U सब कुछ निकालना है, तो कहाँ से शुरू करें? डेल्टा H, ओके चलो डेल्टा H से स्टार्ट कर सकते हैं। डेल्टा H से जब स्टार्ट करेंगे तो दो चीज़ें मिल जाएगी, Q की भी वैल्यू मिल जाएगी। डेल्टा Q नहीं बोलते बिकॉज इट इज़ अ पाथ फंक्शन, तो Q की वैल्यू मतलब डेल्टा H इक्वल टू Q, ये समझ में आ रहा है। फिर बाद में क्या निकाल सकते हो, वर्क कैसे निकालें? डेल्टा U निकाल सकते हैं। वर्क यहाँ पे वर्क नहीं निकाल सकते बिकॉज P डेल्टा V, प्रेशर वॉल्यूम कुछ दिया है क्या? नहीं दिया है, तो हम लोग वो नहीं निकाल पाएंगे, बट क्या निकाल सकते हैं? डेल्टा U। ये समझ में आ रहा है पक्का? अब डेल्टा U निकल गया, फिर बाद में W कैसे निकाले? फिर W निकाल पाओगे? यस, चलो वो अभी खुद से ट्राई करो। डेल्टा H एंड डेल्टा U ये निकालने की कोशिश करो। उसके लिए फॉर्मूलाज में लिख के दे रहा हूँ, देखो। यस, QP मतलब हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, ही कांस्टेंट प्रेशर पे, इज इक्वल टू डेल्टा H विच इज इक्वल टू NCP डेल्टा T। ठीक है, इन क्वेश्चन में इन जूल्स, ठीक है, जूल्स में। हाँ तो अभी वो खुद से फिगर आउट करो, इन जूल्स। जूल्स में R की वैल्यू अभी खुद से डिसाइड करो, एग्जाम में दी रहती है। चलो मैं याद दिला देता हूँ, R इज इक्वल टू 25/3 जूल पर मोल पर केल्विन। ठीक है, 25/3 एक्चुअली 8.314 रहता है, जो कि हम लोग 8.33 25/3 लेते हैं। डेल्टा H निकालेंगे, CP की भी वैल्यू दे देता हूँ। तुम लोग क्या करते रहते हो यार। CP इज 5R/2। ठीक है, यूनिट रहता है इसका जूल पर मोल पर केल्विन। ठीक है, सॉरी इसका यूनिट रहता है CP इज इक्वल टू R ना, हाँ जूल पर मोल पर केल्विन बराबर है। ठीक है, चलो करो। ओके ठीक है, ठीक है, डेल्टा H आ गया। अब डेल्टा U निकालो। डेल्टा U के लिए NCV डेल्टा T, CV की वैल्यू यहाँ पे आएगी 3/2R। सब कुछ बता रहा हूँ अभी तो। CV इज 3/2R, डेल्टा U निकालो, NCV डेल्टा T।
तुम आर की वैल्यू पुट नहीं कर रहे हो। हाँ अभी आर की वैल्यू पुट की, पर फिर भी वापस आर लिखा तुमने। हाँ यस ओके। अब W कैसे निकाले? मतलब W कैसे निकाले? एकदम सिंपल क्वेश्चन। हाँ हाँ डेल्टा यू एंड क्यू पी आ गया है। एंड अपना फॉर्मूला क्या रहता है? डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। हाँ मतलब क्यू पी प्लस डब्ल्यू। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू माइनस क्यू पी। तो डेल्टा यू आ गया है, डेल्टा एच आ गया है, मतलब डेल्टा क्यू पी आ गया है, डेल्टा एच इज क्यू पी। दोनों को माइनस कर दो, यू विल गेट योर आंसर। फॉलोड। अब अगर किसी को दिक्कत होगी तो एन सी पी डेल्टा टी देखो 1 इंटू सी पी की वैल्यू पहले लिख के दी है 5/2, आर की वैल्यू दी है 25/3 इंटू डेल्टा टी कितना आ रहा है 300। ये कट हो गया 100। 5 इंटू 25 125। 125 को डिवाइड करोगे तो 62.5 आएगा। करेक्ट जा रहा हूँ मैं? 62.5 इंटू 100 आंसर आता है 6250। ठीक है, आंसर आएगा जूल्स में। आंसर नेगेटिव में आ रहा है। ओके तो वर्क डन इज नेगेटिव, मतलब सिस्टम इज एक्सपांडिंग या कंप्रेसिंग? एक चमाड़ दूंगा ना सालो। एक्सपांडिंग। एक्सपांशन में नेगेटिव वर्क डन रहता है, कंप्रेशन में पॉजिटिव वर्क डन रहता है। ये अगेन इसके ऊपर ही क्वेश्चन सॉल्व हो रहे थे लास्ट टाइम, एक्सपांशन एंड कंप्रेशन देख के। और तुम लोग इतनी बेसिक चीज़ अभी भूल रहे हो, कैलकुलेशन भी करने की जरूरत नहीं पड़ती है ना। तो नीट में तो किए हम लोगों ने क्वेश्चन, तो ये चीज़ तो मत भूलो जिससे क्वेश्चन सॉल्व हो। ओके ये समझ में आ रहा है। अब डेल्टा यू निकाल लोगे, डेल्टा यू एन सी वी डेल्टा टी। ठीक है, तो डेल्टा यू इज एन सी वी डेल्टा टी। एंड फिर बाद में यहाँ पे तुम लोग 1 इंटू 3/2 आर विच इज 25/3 इंटू 300। ये 1 ज़ा, ये 100 ज़ा, ये हो गया 75 को डिवाइड करेंगे तो कुछ तो 37.5 आता है। 37.5 इंटू 100 होता है 3750 यूनिट आता है जूल्स में। ठीक है समझे? अब इसके बाद सिर्फ क्यू माइनस मतलब क्यू पी आ गया। ये क्यू मतलब क्यू पी है बिकॉज कांस्टेंट प्रेशर इज देयर। तो डेल्टा यू माइनस क्यू पी करना है, तो आंसर माइनस में आएगा। कितना आ रहा है? 2500। ठीक है, ये समझ पा रहे हो सब जन? पक्का? आगे बढ़े। अब नेक्स्ट, अब इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं एडियाबेटिक प्रोसेस का क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन फाइंड डब्ल्यू क्यू डेल्टा यू एंड डेल्टा एच when 3 moles of a diatomic gas। हाँ बहुत सी बार डायटोमिक आइडियल गैस ऐसे लिखा रहता है, मतलब विच फॉलोज पीवी इज इक्वल टू एनआरटी और कुछ नहीं। ठीक है, आइडियल गैस बोला तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी फॉलो करता है। ओके रियल गैस कभी आती नहीं है। रियल गैस मतलब जो आइडियल नहीं रहती, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी को फॉलो नहीं करती, वैसा नहीं आता क्वेश्चन। ठीक है, व्हेन 3 moles of आइडियल गैस इज heated from चलो ठीक है 27 डिग्री सेल्सियस टू 527 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके ये करो इन जूल्स। ठीक है, in joules given that adiabatically given that R is equal to 25/3 joule per mole per Kelvin। ठीक है, एंड डायटोमिक गैस के लिए Cp एंड Cv की वैल्यू मैं लिख के दे देता हूँ। तो डायटोमिक गैस के लिए Cv रहता है 5/2R एंड Cp रहता है 7/2R। ठीक है, यहाँ पे क्या ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है, पहले से आ गया है। Q इज़ 0, वो ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। एडियाबेटिक प्रोसेस में Q 0 रहता है। एक चीज़ मिल गई, बाकी 3 निकालना है। कौन सी 2 चीज़ें सेम है? डेल्टा यू एंड W। ठीक है, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। Q 0 हो गया तो डेल्टा यू इज इक्वल टू W, तो डेल्टा यू निकालोगे तो W अपने आप आ जाएगा। समझ में आ रहा है? एग्जाम में चारों चीज़ें एक साथ नहीं रहती है, एग्जाम में कोई एक चीज़ रहती है। मतलब हम लोगों ने अभी 4 क्वेश्चन जो किए 16 हो गए ना टोटल।
हर एक चीज़ हम लोग बार वापस निकाल रहे हैं, ये पहले भी सॉल्व किया हुआ है। चलो जल्दी लिखो। हाँ, अब आज से चैप्टर का इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट होने वाला है, थर्मोकेमिस्ट्री, जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है ज़्यादा करके। ठीक है, ये फिजिक्स का पार्ट है पूरा, ये फिजिक्स में भी होगा तुम लोगों को। ठीक है, फिजिक्स में थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट नहीं हुआ है ना? नहीं, ओके। क्या हुआ है? कौन कर रहा है? हीट मतलब हाँ, हीट चालू हो गया। ओके, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। ओके हाँ, वो अल्फा बीटा गामा वो सब टाइम पास। ठीक है, हाँ करो वो भी। ओके, कैलोमीटर भी हो गया। चलो चालू किया है। ओके हाँ, मैंने बोला था लास्ट टाइम आई गेस हम लोगों ने कैलोमीटर का एक क्वेश्चन लिया था, और मैंने बोला था ये केमिस्ट्री में नहीं होता, फिजिक्स में होता है। तुम लोगों के साथ ही किया था वो कि दूसरे बैच में? नहीं, ओके। जेई का एक क्वेश्चन है वो, ठीक है, तुम लोगों का नीट में नहीं आता वो सब। ओके, अब हम लोग देखने वाले हैं W, हेडिंग लिखो। ये हो गया रहेगा तो बता देना। W, Q, डेल्टा U एंड डेल्टा H इन अ केमिकल रिएक्शन। ये हुआ है क्या केमिकल रिएक्शन में? ये सब की वैल्यूज नहीं हुआ है। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। ये छोटा सा टॉपिक है बट इसके ऊपर क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं। ठीक है, अब केमिकल रिएक्शन एंड फेस चेंज रिएक्शन। फेस चेंज मतलब समझ में आता है सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, गैस टू लिक्विड, वैसे। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, रिमेंबर दैट फॉर केमिकल रिएक्शन एंड फेस चेंज प्रोसेस, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन इज ऑलवेज प्रेजेंट। ठीक है, किसी भी केमिकल रिएक्शन में या फेस चेंज में, मतलब आइस टू वाटर लेट अस से। ठीक है, आइस टू वाटर जाने के लिए टेम्परेचर कितना लगता है? आइस या फिर 0 डिग्रीज। लिक्विड मतलब वाटर आइस में कन्वर्ट कब होता है, या फिर आइस वाटर में कन्वर्ट कब होता है? कौन से टेम्परेचर पे होता है? 0 डिग्रीज। कौन से प्रेशर पे होता है? 1 एटमॉस्फेयर। ये समझ में आ रहा है कुछ? अगर इसमें से कुछ भी चेंज कर दे, फॉर एग्जाम्पल मैंने 0 के बदले 1 डिग्री रख दिया, तो आइस रहेगा क्या? सिर्फ क्या रहेगा? एंड अगर 0 के बदले मैंने -1 कर दिया तो क्या रहेगा? बट 0 पे क्या रहता है? आइस एंड वाटर बोथ। ये इतना सबको समझ में आता है? तो फेस चेंज प्रोसेस ऑलवेज अकर्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर 0 डिग्री पे ही होगा एंड कांस्टेंट प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर पे ही होगा। थोड़ा सा भी कुछ चेंज कर दिया, खत्म। वैसे कोई भी केमिकल रिएक्शन हमेशा कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर पे होती है। डाउट कुछ तो बोल रहे थे नहीं? ओके, अब तो यहाँ पे अगर जैसे ही कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट प्रेशर आ गया तो QP क्या बने, Q क्या बनेगा? QP बनेगा। QP इज इक्वल टू NCP डेल्टा T। ओके, वेरी नाइस। QP इज इक्वल टू, मतलब QP को किसके साथ कोरिलेट करते हैं हम लोग अभी थोड़ी देर? हाँ ओके, वो फॉर्मूला है डेल्टा H। ठीक है, QP इज इक्वल टू डेल्टा H। ये समझ में आ रहा है? एंड डेल्टा H फॉर एनी रिएक्शन विल ऑलवेज बी गिवन इन एग्जाम। ये समझ में आ रहा है? किसी भी केमिकल रिएक्शन का डेल्टा H हमेशा एग्जाम में दिया रहता है। तो फर्स्ट स्टेप होगी, इसमें कोई दिक्कत? ओके, अब दूसरा क्या निकालना है अपने को? और क्या क्या निकालना है? W निकालना है। कांस्टेंट प्रेशर पे W क्या बनता है? पेजेस टर्न करो ना बे, देखो ना, मतलब तुम लोगों को -P डेल्टा V क्या बनता है? -P डेल्टा V। अभी यहाँ से आंसर नहीं आएंगे, यहाँ से मुझे इस रो से और इस रो से मतलब आंसर चाहिए थोड़े बहुत। ओके, तो -P डेल्टा V होता है। ठीक है, अब केमिकल रिएक्शन याद दिला दो, यहाँ पे लिख देते हैं ऊपर एकदम। A moles of A gas plus B moles of B gas giving us C moles of C gas plus D moles of D gas। किसी भी केमिकल रिएक्शन में तुम लोग चेंज इन वॉल्यूम निकालते हो क्या कभी? हम लोगों ने आज तक कभी निकाला किसी केमिकल रिएक्शन के लिए चेंज इन वॉल्यूम? नहीं। केमिकल रिएक्शन में हम लोग क्या निकालते हैं? मोल्स निकालते हैं, चेंज इन मोल्स। समझ में आ रहा है? तो हम लोगों को यहाँ पे -P डेल्टा V मतलब वॉल्यूम जो है, मतलब P डेल्टा V, उसे किसके टर्म्स में लिखना है? मोल्स के टर्म्स में लिखना है। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर, वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स? PV इज इक्वल टू nRT। ओके,
तो अप्लाइंग पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, तो वी नो दैट पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, बट अपने को पी वी नहीं चाहिए, अपने को क्या चाहिए, पी डेल्टा वी। तो पी डेल्टा वी इज इक्वल टू डेल्टा एन आर टी। अब तुम लोगों को पता है, देखो नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो रहेगा केमिकल रिएक्शन में, होते हैं नंबर ऑफ मोल्स चेंज होते हैं। यहाँ पे ए और बी मोल्स थे, यहाँ पे कितने सी एंड, तो चेंज हो रहे कि नहीं हो रहे, तो डेल्टा एन को अप्लाई होगा, आर चेंज होता है क्या, आर इज अ कांस्टेंट, तो कांस्टेंट कभी चेंज नहीं होगा। टेम्परेचर कांस्टेंट है, ऊपर लिखा है, समझ में आ रहा है। तो ये डेल्टा सिर्फ किसको एप्लीकेबल है, एन को एप्लीकेबल है, ये समझ में आ रहा है यहाँ तक। एंड दिस डेल्टा इज कोरिलेटिंग टू व्हाट, ये कौन सा फॉर्मूला है, वॉल्यूम इज इक्वल टू डेल्टा मतलब नंबर ऑफ मोल्स, या फिर वॉल्यूम डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ मोल्स, कौन सा लॉ है, कौन सा, एवोगैड्रोस लॉ, कौन सा है, पूरा चैप्टर पढ़े है उसके नाम पे, मूल कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये कौन सा लॉ है गधो, एवोगैड्रोस लॉ, ठीक है। इसमें किया हुआ है, लॉ क्या था, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑक्यूपाइज, सॉरी इक्वल नंबर ऑफ ऑल गैसेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑक्यूपाइज इक्वल नंबर ऑफ वॉल्यूम, वाइस वर्सा, वॉल्यूम रहेगा तो मोल्स, मोल्स से स्टार्ट करेंगे तो वॉल्यूम, ये समझ में आ रहा है। मोल कॉन्सेप्ट में था, अभी किधर लॉ ढूंढ रहे हो, चलता है ऐसे, मिल गया, हाँ ठीक है। तो बहुत पुराना हो गया ना वो, ओके, बट ये लॉ से याद आ रहा है। तो डेल्टा वी डिपेंड्स ऑन डेल्टा एन एंड दैट लॉ इज ओनली एप्लीकेबल फॉर एंड कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर एंड इट इज एप्लीकेबल फॉर गैसेस, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस के लिए एप्लीकेबल है, समझ में आ रहा है। तो वॉल्यूम डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ मोल्स ओनली फॉर, तो यहाँ पे डेल्टा एन जो रहता है वो किसका निकालते हैं, सिर्फ और सिर्फ सॉलिड एंड लिक्विड में वॉल्यूम चेंज ज्यादा होता मतलब एक सिंपल चीज देखो, अगर तुम लोग SO2 गैस को O2 गैस से मिक्स करोगे तो क्या मिलता है, SO3। यहाँ पे इसको बैलेंस कर देता हूँ, ठीक है। इनिशियली कितने मोल्स प्रेजेंट थे, हाँ बोलो, करेक्ट है, 3 मोल दिख रहे हैं, ओके। फाइनली प्रोडक्ट बनने के बाद कितने मोल हुए, नंबर ऑफ मोल्स बढ़ रहे हैं कि कम हो रहा है। अब गैस के मोल्स ही कम हो गए तो गैस का वॉल्यूम बढ़ेगा या कम होगा, ये समझ में आ रहा है। बट अगर कोई ऐसे नॉर्मल रिएक्शन हो रही है, CH3COH प्लस CH3OH, ये सब एक्वियस स्टेट में रहता है, एक्वियस समझ में आता है, पानी में डिजॉल्व, ओके, गिविंग अस CH3 प्लस H2O, एक्वियस समझ में आ रहा है। 2 मोल पानी से 2 मोल पानी मिल रहा है, पानी का वॉल्यूम चेंज कुछ ज़्यादा होता है क्या, लिक्विड में बहुत ज़्यादा वॉल्यूम चेंज कभी होता है, लिक्विड के ऊपर प्रेशर अप्लाई करेंगे कुछ वॉल्यूम चेंज होता है, गैस के ऊपर प्रेशर अप्लाई किया वॉल्यूम चेंज होता है, समझ में आ रहा है। तो वॉल्यूम चेंज कौन दिखाता है, गैस, सॉलिड या फिर लिक्विड दिखाता है क्या। तो तुम लोग यहाँ पे ये जो डेल्टा एन निकालोगे वो किसके लिए निकालोगे, सिर्फ और सिर्फ गैस के लिए निकालेंगे, ठीक है। एंड फाइनली तो अपने को पी वी इज इक्वल टू डेल्टा एन जी आर टी आ गया। तो व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ डब्ल्यू फॉर अ केमिकल रिएक्शन, बताओ बे। हाँ, माइनस डेल्टा एन जी आर टी, सी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी एंड पी डेल्टा वी इज इक्वल टू डेल्टा एन जी आर टी, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एन जी आर टी, एनी डाउट, ये समझ पा रहे हो। नेक्स्ट डेल्टा एच का फॉर्मूला, डेल्टा एच पहले से एग्जाम में दिया हुआ है बट लेट अस से कि निकालना पड़े, तो डेल्टा एच का फॉर्मूला क्या है, हाँ एनसीपी डेल्टा डी, दूसरा फॉर्मूला डेल्टा एच का बे Q प्लस डब्ल्यू डेल्टा यू का फॉर्मूला है, क्या कर रहे हो, और दूसरा फॉर्मूला डेल्टा एच डेल्टा यू प्लस, ओके, तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पीवी, डेल्टा पीवी कांस्टेंट प्रेशर पे क्या बनेगा, पी डेल्टा वी फॉलोड। बट अगेन केमिकल रिएक्शन में हम लोग पी डेल्टा वी निकालते हैं क्या, नहीं, डेल्टा वी निकालते ही नहीं, हम लोग क्या निकालते हैं, डेल्टा एन जी निकालते हैं, समझ में आ रहा है। तो पी डेल्टा वी कैन बी रिटन एज डेल्टा एन जी आर टी, तो ये फॉर्मूला बनता है डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी फॉलोड। यहाँ पे चाहिए तो लिख देना, इन केमिकल रिएक्शन वी आर मोर कंसर्न्ड अबाउट नंबर ऑफ चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स रादर देन वॉल्यूम। ये क्यों कर रहे हो वो याद रहना चाहिए, बाद में याद नहीं रहेगा,
ठीक है। एंड इस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग फाइनली और एक चीज निकाल सकते हैं विच इज डेल्टा यू। डेल्टा एच अगेन मैंने बोला ना डेल्टा एच ज्यादा करके दिया हुआ रहता है, डेल्टा एच दिया होगा तो हम लोगों को क्या निकालने बोल सकते हैं डेल्टा यू, तो डेल्टा यू बिकम्स डेल्टा एच माइनस डेल्टा एन जी आर टी, ठीक है। Question is find W Q delta U when 1 mole of N2 gas reacts with 6 moles of H2 gas according to following reaction. Delta H for this reaction is minus 95 kilojoule per mole, given that R is equal to 25/3 joule per mole per Kelvin, ठीक है। ओके एक्चुअली इसकी वैल्यू 92.3 रहती है, 92.3, ठीक है। तुम लोगों को ये वैल्यूज याद रखने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में दी हुई रहती है। अब थोड़ा सा इजी हो इसलिए मैंने राउंड ऑफ कर दिया 95 पे, ठीक है। ओके सबसे पहले डेल्टा एन जी निकालो। डेल्टा एन जी समझ में आ रहा है? ओके व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा एन जी ओवर हियर। हाँ अगर इसमें भी दिक्कत रहेगी मैं एक बार बता देता हूँ। हाउ टू फाइंड डेल्टा एन जी। कभी भी चेंज निकालते हो कैसे करते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल, इनिशियल माइनस फाइनल, फाइनल माइनस इनिशियल। अब यहाँ पे फाइनली क्या बनता है? प्रोडक्ट या रिएक्टेंट? प्रोडक्ट। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस इनिशियली क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। समझ में आ रहा है? कुछ डाउट है समझना? अरे बोलो तुम्हें ही पूछो। ओके अब तो यहाँ पे रिएक्टेंट में कितने मोल्स हैं? 4 मोल दिख रहे हैं, N2 का 1, H2 का 3, तो यहाँ पे टोटल कितने मोल्स है? 4। यहाँ पे कितने मोल्स है? तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा एन जी? -2। समझ में आ रहा है? ओके ये समझा। अब नेक्स्ट इसमें थोड़ा सा मैंने मोल कॉन्सेप्ट भी घुसेड़ दिया है, ठीक है, ध्यान दो। यहाँ पे 1 मोल N2 कितने मोल H2 के साथ रिएक्ट कर रहे हैं? 6 मोल के साथ। नहीं मतलब यहाँ पे ये क्वेश्चन में 1 मोल इज रिएक्टिंग विद 6 मोल्स विच, तो अभी यहाँ पे ऐसे टाइम पे तुम लोगों को पहले देखना पड़ेगा विच वन इज लिमिटिंग रिएजेंट। समझ में आ रहा है? तो विच वन इज लिमिटिंग रिएजेंट? N2 और H2? N2 है, दिख रहा है, तो N2 इज लिमिटिंग रिएजेंट। N2 के कितने मोल्स है? 1 मोल। यहाँ पे इसके कितने मोल्स है? 6 मोल। समझ में आ रहा है? अब N2 पूरा रिएक्ट हो गया तो N2 कितना बना? 1 मोल N2 कितने मोल H2 के साथ रिएक्ट करेगा? नहीं अभी एक्चुअल में कितना करेगा? 3 मोल के साथ करेगा। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं हम लोग? 6 - 3 विच इज 3 मोल। एंड कितना NH3 बनाएगा? 2 मोल बनाएगा। अरे 1 मोल ही रिएक्ट, मोल कॉन्सेप्ट याद है क्या पक्का? तो 2 मोल ही बनाएगा। ये समझ में आ रहा है? ओके तो फाइनली कितने मोल N2 रिएक्ट कर रहे हैं? 1 ही मोल कर रहे हैं। एंड यहाँ पे हम लोग जो डेल्टा एन जी निकाल रहे हैं, डेल्टा एन जी कितना आया था? -2 ना, मतलब प्रोडक्ट इज 2 माइनस रिएक्टेंट इज 4 विच इज -2। ये जिस रिएक्शन को यूज करके निकाला था -2, दैट इज फॉर हाउ मेनी मोल्स ऑफ N2? 1 मोल के लिए है। समझ में आ रहा है? तो आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। बट यहाँ पे अगर 2 मोल रिएक्ट करते हैं तो फाइनल आंसर को कितने से मल्टीप्लाई करते हैं? 2। बाद में और एक रुको, और एक क्वेश्चन लेंगे, कंफ्यूजन नहीं बढ़ाते। अभी के लिए डायरेक्ट डेल्टा एन जी 2 आ गया, डेल्टा एच दिया हुआ है, डेल्टा एच दिया तो और एक चीज आ गई, Q आ गया। Q एंड डेल्टा एच बोथ आर इक्वल एट कांस्टेंट प्रेशर। अब तुम लोग W एंड डेल्टा U वो उतना निकालो पहले। चलो पहले W निकालो। W के लिए क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? माइनस डेल्टा एन जी आर टी। करो। हाँ टेम्परेचर देना रह गया एट 27 डिग्री सेल्सियस। एट 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो,
W आ गया, बड़ी शिद्दत से, बहुत मुश्किल से आ गया, बट आ गया बाबा। डेल्टा NGRT, ठीक है, माइनस ऑफ -2 इंटू 25/3 इंटू 300, इतना तो कर पाए तुम लोग, तो ये 100 आ गया। अभी बातें बंद, चलो चुप बैठो। विच इज 5000 जूल्स। चुप बैठेगी क्या, रुकना भी यहाँ पे देखो। अब एंड फिर बाद में, नहीं गलत आंसर है तुम लोगों को। हाँ रुको ना, मैं बताता हूँ ना, तुम लोगों का आंसर भी गलत रहेगा तो तुम लोग ही डिसाइड कर लो ना, ऐसे देखो ना, अगर करेक्ट रहेगा तो मैं सॉरी बोल दूंगा, ठीक है, बस अभी देखो। तो ऐसा कैसा मतलब, ऐसे सॉरी बोल रहा हूँ ना, ठीक है ना। अब डेल्टा U इक्वल टू डेल्टा H माइनस डेल्टा NGRT, ठीक है, समझ में आ रहा है। माइनस डेल्टा NGRT की वैल्यू आई है +5000, माइनस की आई है प्लस, तो वो उधर +5000 करेंगे। ओके, डेल्टा H कितना दिया है? 95 किलो जूल, 95,000 दिया है, तो तुम लोग 10,000 क्यों बोल रहे हो? तुम 10,000 आंसर दे रहे थे, बाद में ये 9,000 आंसर दे रही है, बट तुम लोगों को इतनी अकल नहीं है। 95,000 अगर है और उसमें से 5,000 करेंगे, अब चमाड़ दूंगा, चुप बैठ। अरे समझा क्या? अरे अब 10 बार रॉन्ग। अब ये समझे, 95 किलो जूल इज देयर, रुको ना, ऐसे 95 किलो जूल इज देयर, यहाँ पे क्या है 5000 जूल्स है, तो 5, और इतना क्यों मचमच कर रहे हो ना, अगर नहीं आता 1000 से मल्टीप्लाई करने तो इसको 5 किलो जूल ले लो, आता है देख ले कितना आता है, तू चुप बैठा भी चल। अब तो यहाँ पे इसको +5 किलो जूल करो ना बे, 95 मतलब क्या बोलते हैं, 5 माइनस 95 कितना होता है? -90, तो -90 किलो जूल विच इज -90,000 जूल्स। तुम लोगों का 9,000 10,000 बराबर आया था किसी का आंसर, ये हराम करो, आया था किसी का आंसर। बता रहा हो तो भी मतलब कैसा होगा। तुम लोग बहुत घाई करते हो एक्चुअली, कभी कभार सॉल्व, थोड़ा सा तुम लोगों को लिंक लग गई ना तो फटफट सॉल्व करने की कोशिश करते हो। टेक इट इजी, आराम से करो। कॉमा है वो पेन बराबर लिखता नहीं है। मैंने ओरली आंसर 90,000 4 बार बोला, ठीक है। अब देखो भाई, फाइंड WQ डेल्टा U फॉर लिखो भाई, H2 गैस plus I2 gas giving us 2HI gas when 2 mole H2 is reacted with 2 mole I2, ये J नहीं है रे, I2 है। पूरे पीरियोडिक टेबल में J से स्टार्ट होने वाला एलिमेंट नहीं है, पता है तुझे? ऐसे इकलौता अल्फाबेट है जो पीरियोडिक टेबल में ही नहीं है, वो तो पूछ रहे हैं। 2 मोल I2 at 27 डिग्री सेल्सियस, गिवन दैट, रुको मैं देता हूँ, हाँ सॉरी, गिवन दैट डेल्टा H इज माइनस, अरे बट मुझे जो डेटा देना है वो रह गया है ना, 200 किलो जूल पर मोल। ये मनगढ़ंत वैल्यू है, ठीक है, मुझे कुछ सारे रिएक्शंस के डेल्टा H की वैल्यूज याद नहीं है, अपने को सिर्फ सॉल्व करने आना चाहिए, एग्जाम में वैल्यू तो वो दे देंगे, ठीक है। ओके हाँ तो हो गया ना, ठीक है, बाकी तो निकालो अभी, वो हो गया। हाँ अरे हाँ पक्का, तेरी कसम, बस अब कर। नहीं मरेगी ना, ऐसे सच्ची कसम ली है, बस अब सॉल्व करो। यस, so delta U will be delta H, यस, so -200 kilograms, यस, आया क्यों? डेल्टा NG निकालो, हाँ करेक्ट है, हाँ करो, ऐसे कॉन्फिडेंस रखो, करेक्ट आ रहा है। यस, डेल्टा NG देखो, डेल्टा NG इज प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। अब यहाँ पे प्रोडक्ट साइड पे कितने मोल्स है? 2 मोल्स गैस है, यहाँ पे भी कितने मोल गैस है, तो 2 - 2, ओके, दे भी यहाँ पे
आंसर इज 0, डेल्टा एन जी इज 0। अब W का फॉर्मूला होता है माइनस डेल्टा एन जी आर टी। ये फॉर्मूला तुम लोगों को पता रहने चाहिए, नहीं तो आंसर नहीं आएंगे। डेल्टा एन जी आर टी, तो डेल्टा एन ही अगर 0 हो गया तो R इंटू टू भी 0 हो गया, तो W बिकम 0। यहाँ पे वर्क डन हो रहा ही नहीं है। क्यों नहीं हो रहा है? 2 मोल गैस थी, 2 मोल ही गैस बन रही है। यहाँ पे 2 मोल गैस थी, 2 ही मोल गैस बन रही है, तो पिस्टन हिलेगा क्या? नहीं, एक्सपांशन भी नहीं होगा, कंप्रेशन नहीं होगा। उसी बदले 4 मोल गैस थी, 2 मोल हो गई, पिस्टन ऊपर आया कि नीचे आया? मतलब एक्सपांशन है कंप्रेशन। 2 मोल गैस 4 मोल बन गई, एक्सपांशन। कंप्रेशन में वर्क डन पॉजिटिव है नेगेटिव? पॉजिटिव। ऊपर देखो माइनस था तो प्लस वर्क डन आया था, प्लस 5000 जूल्स। यहाँ पे पिस्टन हिल रहा नहीं है तो वर्क डन इज 0। नंबर ऑफ मोल्स अगर बढ़ गए तो वर्क डन इज माइनस नेगेटिव, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे तो पिस्टन भी ऊपर जाएगा ना, पे वॉल्यूम बढ़ेगा। समझ में आ रहा है? ओके। अब फिर बाद में डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। डेल्टा एन जी क्या हो गया? 0। डेल्टा एन जी 0 हो गया तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू। समझ में आ रहा है? तो अंडर विच कंडीशन, ध्यान से सुनना, अंडर विच कंडीशन डेल्टा एच बिकम्स इक्वल टू डेल्टा यू। पहली कंडीशन रहती है व्हेन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स इज, समझ में आ रहा है? दूसरी कंडीशन रहती है व्हेन चेंज इन वॉल्यूम इज 0। डेल्टा एच का दूसरा फॉर्मूला क्या है? पी डेल्टा वी है, मतलब डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। तो वॉल्यूम का चेंज भी 0 होगा तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू। समझ में आ रहा है? नीचे नेक्स्ट लाइन पे लिखना नोट। हाँ, ये सब जेई में लिखा के दिया नहीं है, ये तुम लोगों को लिखा के दिया जा रहा है क्योंकि ऐसे सवाल तुम लोगों को ज़्यादा आते हैं। ठीक है, वैसा। ओके, तो लिखो कंडीशन अंडर विच डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू। कंडीशन अंडर विच डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू। कंडीशन अंडर विच डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू। ठीक है। नंबर 1 डेल्टा एन जी इज 0। नंबर 1 डेल्टा एन जी, change in number of moles, delta Ng is 0. Number 2, when reaction involves only solids and liquids, when reaction involves only solids and liquids, ठीक है, when reaction involves only solids and liquids, ठीक है। क्यों? आइडियल गैस के लिए हाँ, मतलब या फिर नहीं वैसा नहीं। फॉर सॉलिड एंड लिक्विड देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम। नेक्स्ट लाइन पे मतलब ब्रैकेट में लिखना दैट इज नो चेंज इन वॉल्यूम, नो चेंज इन वॉल्यूम इज ऑब्जर्व फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। ठीक है, तो डेल्टा वी 0, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, डेल्टा वी 0 तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू। ठीक है, ये समझ में आ रहा है पक्का? या फिर सिर्फ नो चेंज इन वॉल्यूम, थर्ड पॉइंट भी वैसे आ सकता है, नो चेंज इन वॉल्यूम, जो कि मतलब पहले ही हम लोगों ने सेकंड में कवर कर दिया। ठीक है, ओके। अब फिर बाद में वापस रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू। चलो बे, व्हेन डेल्टा एन जी इज, देखो डेल्टा एच का फॉर्मूला पहले लिख देता हूँ। चलो, डेल्टा एच का फॉर्मूला क्या है? डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी बराबर। अब ध्यान से देखना, सुनो भाई। तो फर्स्ट कंडीशन व्हेन डेल्टा एन जी इज लेस देन 0, डेल्टा एन जी अगर 0 से कम है मतलब डेल्टा एन जी पॉजिटिव है नेगेटिव है? नेगेटिव है। ये वैल्यू नेगेटिव है, तो डेल्टा एच एंड डेल्टा यू में कौन बड़ा है? समझा क्वेश्चन? ये वैल्यू नेगेटिव है तो डेल्टा एच एंड डेल्टा यू में कौन बड़ा है? डेल्टा यू बड़ा है। कौन बड़ा है? डेल्टा यू। ध्यान से देखो, लेट अस से कि ये वैल्यू है 12 एंड ये नेगेटिव है ना, -2 बोल देते हैं। समझा? तो डेल्टा एच कितना हो गया? 10 हो गया। तो बिटवीन 10 एंड 12 विच वन इज बिगर? 12 इज बिगर, मतलब डेल्टा यू इज बिगर देन डेल्टा एच। ये समझ में आ रहा है ये पक्का? ओके। तो इफ डेल्टा एन जी इज नेगेटिव, ये पूरी वैल्यू नेगेटिव बन जाती है एंड इन दैट सिनेरियो डेल्टा एच
इज स्मॉलर कंपेयर टू डेल्टा यू। ये ऐसे घटिया क्वेश्चन नीट लेवल पे आता है। हाँ बट मतलब ओरली फटाक से हो जाते हैं ना, सिर्फ रिएक्शन देख के तुम लोग रिलेशन बता पाते हो, समझ में आ रहा है, 1 मिनट के अंदर होता है, बट उसके लिए फॉर्मूला एंड ये सब पता रहना चाहिए, ठीक है। अब फिर डेल्टा एन जी इज ग्रेटर देन 0, मतलब ये वैल्यू बड़ी हो गई, ये प्लस है ना, डेल्टा एन जी प्लस, तो ये प्लस हो गया, ये प्लस और ये डेल्टा यू, तो विच वन इज बिगर? डेल्टा एच इज बिगर, बिकॉज ये 10 में 2 ऐड करेंगे तो ये 12 बनेगा, डेल्टा एच प्लस होगा, समझ पा रहे हो। तो ओवर हियर डेल्टा एच इज बिगर देन डेल्टा यू। नेक्स्ट कंडीशन, लास्ट कंडीशन कह रहे थे डेल्टा एन जी इज इक्वल टू 0, समझे। इस कंडीशन में क्या होता है वो लिख के हो गया, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, enthalpy change of a chemical reaction or a process remains constant, irrespective of the direction of reaction or process, irrespective of the direction of reaction or process, irrespective of the direction of reaction or process, comma, only its sign changes, only its sign changes, only its sign changes। अब सब जन यहाँ पे ध्यान देंगे, जल्दी जल्दी आंसर दो। अब देखो लेट अस से मेरे पास आइस है, आइस कन्वर्ट हो गया वाटर में, ध्यान दो यहाँ पे साइन तुम लोगों को इंपॉर्टेंट है, वो तुम लोगों को डिसाइड करनी रहती है, एग्जाम में तुम लोगों को साइन नहीं देंगे, वो सिर्फ इसकी वैल्यू देंगे कि इस चेंज के लिए तुम लोगों को 6 किलो जूल्स लगते हैं। अब वो 6 किलो जूल्स प्लस है या माइनस है, ध्यान दो सेकंड लास्ट बेंच, वो 6 किलो जूल्स प्लस है या माइनस है, वो तुम लोगों को डिसाइड करना है। तो आइस पानी में कन्वर्ट हो रहा है, पानी में कन्वर्ट होते वक्त वो हीट एब्जॉर्ब करेगा या रिलीज करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। कभी भी कोई भी चीज़ हीट एब्जॉर्ब होगी तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी? एब्जॉर्ब हो रही है ना हीट, सिस्टम में, मतलब सिस्टम ने एब्जॉर्ब किया तो सिस्टम में उसकी वैल्यू क्या होगी? बढ़ेगी। वैल्यू बढ़ती है तो डेल्टा एच पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव? पॉजिटिव, समझ में आ रहा है। तो जब एग्जाम में वो बोलेंगे इसके लिए 6 किलो जूल लगते हैं, तो प्लस 6 किलो जूल लोगे या माइनस 6 किलो जूल लोगे? ये समझ में आ रहा है, ओके। एंड उसी बदले अगर वाटर आइस में जा रहा है, अब वाटर जब आइस में कन्वर्ट होता है तो वो हीट एब्जॉर्ब करता है या हीट रिलीज करता है? हीट बढ़ेगी या कम होगी? हीट कम होगी तो डेल्टा एच पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? तो लेविसर लैपलेस लॉ क्या बोलता है? एंथैल्पी की वैल्यू सेम रहेगी, जस्ट डायरेक्शन चेंज होने से उसकी साइन चेंज हो जाती है, प्लस से माइनस या फिर माइनस से, समझा। और एक एग्जांपल ध्यान दो, अगर मेरे पास H2 है, H2 में कितने बॉन्ड रहते हैं? एक सिंगल बॉन्ड रहता है, बराबर। इसके बॉन्ड को मैंने तोड़ दिया, ये बॉन्ड टूटने के बाद क्या बनेगा? H+H या फिर 2H बनेंगे। अब ध्यान दो, मुझे अगर किसी चीज़ को तोड़ना है, इस पेन को अगर मुझे तोड़ना है, तो ये पेन मेरी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा या मुझे एनर्जी देगा? एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। सो टू ब्रेक दिस बॉन्ड आई हैव टू प्रोवाइड सम एनर्जी या रिमूव सम एनर्जी। तो हाइड्रोजन ने एनर्जी एब्जॉर्ब की, डेल्टा एच पॉजिटिव या नेगेटिव? ये समझ में आ रहा है, प्लस कब रहता है माइनस कब रहता है? तो यहाँ पे इसके लिए डेल्टा एच होगा प्लस, लेट अस से इसकी वैल्यू तुम लोगों को देखे रखिए, इसकी वैल्यू कुछ प्लस 436 किलो जूल पर मोल रहती है, समझ में आ रहा है। तो ये प्लस आ गई, बट अगर इसको मैंने उल्टा कर दिया, उल्टा क्या मतलब क्या? तो मैं 2 हाइड्रोजन को कंबाइन कर रहा हूँ, 2H गैस गिविंग अस H2 गैस। अगेन एग्जाम में इतना ओपन फॉर्म नहीं देंगे, H सिंगल बॉन्ड H, वो तुम लोगों को समझ में आना चाहिए कि H2 से 2H बनाए मतलब बॉन्ड ब्रेक किया, ठीक है। अब यहाँ पे ये उल्टी हो गई रिएक्शन, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, तो अब उल्टी रिएक्शन करेंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? नेगेटिव वॉट? 436 किलो जूल पर मोल। वापस एक बार रिपीट कर रहा हूँ, एग्जाम में वो 436 देंगे, वो प्लस 436 लेने हैं माइनस, वो तुम्हें डिसाइड करने आना चाहिए, समझ में आ रहा है, ओके। अब तो बॉन्ड ब्रेकिंग, डेल्टा एच पॉजिटिव और नेगेटिव? पॉजिटिव। किसी भी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी, वो एब्जॉर्ब करेगा, तो डेल्टा एच इज पॉजिटिव। फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन डेल्टा एच इज नेगेटिव। लिखो चलो, ठीक है, हाँ ज़्यादा हो गए, ठीक है, काउंट मत कर, वर्ड मारूंगा, दांत ही तोड़ दूंगा, ठीक है। हाँ हाँ, तो इज अ स्टेट फंक्शन, ठीक है, इज अ स्टेट फंक्शन। अब ये दिख रहा है स्टेट फंक्शन कौन से 6 में? मैंने कुछ नहीं बोला है। हाँ,
ओके तो 6 कौन बोला? इज अ स्टेट फंक्शन 4 हो गए ना वैसे, काउंटिंग नहीं आती क्या बे? अब यहाँ पे चलो, अब ध्यान दो, बस अभी मेन मुद्दे पे आते हैं। स्टेट फंक्शन की डेफिनेशन क्या आती? इट डिपेंड्स ऑन ओनली फाइनल एंड इनिशियल स्टेट। मतलब फाइनल इनिशियल स्टेट क्या है? ए और बी है। अब ए और बी में तुम लोग एक सिंगल स्टेप में जाओ या अलग अलग 3 स्टेप्स में जाओ, हमेशा स्टेट फंक्शन का चेंज क्या रहेगा? सेम रहेगा। ऐसा कुछ याद आ रहा है? आ रहा है क्या? ओके, होपफुली किया है हम लोगों ने। स्टेट फंक्शन को छोड़ के दूसरे और कौन से फंक्शंस है? मतलब स्टेट फंक्शन और दूसरा पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन अपने सिलेबस में सिर्फ 2 ही है, कौन से? W एंड हीट, Q, ठीक है। तो देखो ध्यान दो, अगर डेल्टा U आए, बातें बंद बे, रुको बाद में वो सब, यहाँ पे पहले देख लो। अब अगर तुम लोगों को डेल्टा U दिया, डेल्टा U स्टेट फंक्शन या पाथ फंक्शन है? बाद में करो ना यार, पहले यहाँ पे देखना, स्टेट फंक्शन है। अब डेल्टा U अगर स्टेट फंक्शन है तो डेल्टा U is also equal to delta U1 plus delta U2 plus delta U3. Why? Because it is a state function. State function will depend only on initial and final values. समझ में आ रहा है? A and B के ऊपर डिपेंड करेगा, बाद में बीच में कुछ भी हो, ठीक है। बट अगर तुम लोगों को वर्क डन दे दिया W, W1, W2 and W3, can we write W is equal to W1 plus W2 plus W3? नहीं लिख सकते? ओके, क्यों नहीं लिख सकते? बिकॉज इट इज पाथ फंक्शन। तो पाथ फंक्शन पाथ के ऊपर डिपेंड करता है। तुम लोग एक सिंगल स्टेप में करोगे तो वर्क डन कम रहेगा, 3 अलग अलग स्टेप्स में करोगे तो वर्क डन ज़्यादा रहेगा। समझ में आ रहा है कुछ? पक्का? ओके, इसमें कोई भी दिक्कत? ओके, अब इसके आगे एक्सप्लेनेशन लिखना, व्हाई दिस इज नॉट एप्लीकेबल, बिकॉज इट इज अ पाथ फंक्शन, ठीक है। एंड व्हाई इट इज एप्लीकेबल, बिकॉज इट इज अ स्टेट फंक्शन। चलो लिखो, अब बोलो एग्जाम में क्या? ये आ गया, ये हो गया लिख के। चलो अभी फटाफट 2-3 क्वेश्चन लेते हैं। ध्यान दो, अभी ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, अभी कोई बकवास नहीं करेगा, यहाँ पे देखेंगे सब जन। इसके ऊपर क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है, एंड इजी क्वेश्चंस रहते हैं, तो देख लो। ओके, पहले एक एकदम सिंपल घटिया से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन इज फाइंड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन फॉर, ठीक है, फाइंड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन फॉर, गिव मी अ मिनट, C plus O2 giving us CO2. Delta H for this reaction is, again delta H की वैल्यूज एग्जाम में दी रहती है, ठीक है, -393.5 किलोजूल पर मोल, 93.5 किलोजूल पर मोल, एंड CO plus half O2, CO plus half O2 giving us CO2. Delta H for this reaction is -283, okay, -283 किलोजूल पर मोल, ठीक है। एंड फाइंड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन फॉर, अच्छा ये लिखना ही भूल गया ना, C plus half O2 गिविंग अस CO, ठीक है, गैस। कार्बन के आगे ऐसे ग्राफाइट लिखा रहता है, ग्रैफ मतलब ग्राफाइट, ठीक है। O2 के आगे भी गैस, ये सब स्टेट्स लिख के दी रहती है एग्जाम में, वो सब तुम लोगों को याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब सब जन यहाँ पे देखेंगे एक बार, कौन सी रिएक्शन चाहिए? डेल्टा एच किस रिएक्शन का निकालना है? C plus हाफ O2 गिविंग अस CO का, समझ में आ रहा है। एंड यहाँ पे अपने को 2 रिएक्शन दे के रखी है, वो 2 रिएक्शंस का यूज करके ऊपर वाली रिएक्शन बनानी रहती है, यहाँ तक कोई दिक्कत? ओके, अब सब जन यहाँ पे देखेंगे। पहले तुम लोगों को कार्बन चाहिए, कार्बन कौन सी रिएक्शन में दिख रहा है? फर्स्ट रिएक्शन में दिख रहा है, यहाँ पे ध्यान दो, फर्स्ट बेंच, यहाँ पे फर्स्ट रिएक्शन में दिख रहा है कार्बन ग्राफाइट। ओके, अब कार्बन ग्राफाइट तुम लोगों को फर्स्ट रिएक्शन में कौन सी साइड पे दिख रहा है? रिएक्टेंट या प्रोडक्ट? एंड ऊपर वाली जो रिएक्शन बनानी है उसमें भी कौन सी साइड पे है? तो कुछ करने की जरूरत है क्या? दोनों में तुम लोगों को एक ही कार्बन दिख रहा है। ओके, तो एज इट इज लिखेंगे, तो राइटिंग फर्स्ट रिएक्शन एज इट इज, कार्बन ग्राफाइट प्लस O2 गैस गिविंग अस CO2 गैस। अब इसको कुछ उल्टा नहीं किया, मल्टीप्लाई नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, तो ये इसके डेल्टा एच की वैल्यू कुछ चेंज होगी क्या? नहीं, तो डेल्टा एच इज -393.5 किलो जूल पर मोल, इसमें कोई दिक्कत? नेक्स्ट, सेकंड, तुम लोगों को क्या दिख रहा है? सेकंड, कार्बन ग्राफाइट के बाद ऊपर वाले रिएक्शन में हाफ O2। अब O2 कौन से रिएक्शन में है? नहीं, O2 हाफ से मतलब नहीं, O2 कहाँ पे है? सिर्फ फर्स्ट में है क्या? फर्स्ट सेकंड दोनों में है?
अब जो चीज ऐसे कॉमन आ जाती है तो कौन से रिएक्शन का उठाने वो अपने को पता है क्या? नहीं, तो उसको कुछ सोचने का नहीं, उसको इग्नोर करने का। वापस O2 जो अपने को चाहिए वो दोनों रिएक्शंस में है, तो इसमें से कौन से रिएक्शन का हम लोगों को यूज करना है अपने को पता है क्या? नहीं पता, तो उसको हम लोग डिसाइड कर सकते हैं क्या? नहीं, तो इग्नोर करो, आगे बढ़ो। O2 के बाद क्या दिख रहा है? हाफ O2 के बाद CO कौन से रिएक्शन में दिख रहा है? सेकंड रिएक्शन में दिख रहा है सबको। CO सेकंड रिएक्शन में कौन से साइड पे है? अपने को कौन सी साइड पे चाहिए? तो क्या करना पड़ेगा? उल्टा करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो सेकंड रिएक्शन को राइटिंग सेकंड रिएक्शन इन रिवर्स फॉर्म, ठीक है। तो CO2 गैस गिविंग अस कार्बन ग्राफाइट प्लस, अच्छा कार्बन ग्राफाइट नहीं है, क्या है? CO है, ओके। तो CO प्लस हाफ O2, इसमें कोई भी दिक्कत? अब इसको उल्टा किया, उल्टा करने के बाद डेल्टा H की वैल्यू क्या बनेगी? प्लस 283 बनेगी, माइनस थी प्लस बन गई, रिवर्स करने के बाद कौन सा लॉ? लेवोजियर लैप्लास लॉ, ठीक है। रिवर्स करने के बाद वैल्यूज की साइन चेंज हो जाती है, बातें बंद। यहाँ पे देखो, अब इन दोनों को मैंने फिर क्या किया? ऐड किया। ध्यान दो बे, सेकंड लास्ट बेंच एंड लास्ट बेंच, यहाँ पे ध्यान दो। इन दोनों को मैंने ऐड किया, ऐड करने के बाद क्या कैंसिल आउट हो रहा है? CO2 कैंसिल आउट हो रहा है, और कुछ हाफ O2, एंड यहाँ से पूरा एक O2 था जिसमें से हाफ O2 निकला, तो हाफ O2 बच गया। हाफ O2 से एक O2 कैंसिल आउट हो गया, हाफ O2 बच गया। एंड रिएक्शन क्या बन रही है फिर? C प्लस हाफ O2 गिविंग अस CO। समझ में आ रहा है? जो रिएक्शन चाहिए वो बन गई। तो ये रिएक्शन बनने के लिए इन दोनों को ऐड किया, तो इन दोनों को भी ऐड करना पड़ेगा। डेल्टा H, ये कौन सा लॉ है? ये हेस लॉ है। एक सिंगल स्टेप में करो या दो स्टेप में करो, एंथैल्पी विल रिमेन कांस्टेंट, समझे? ओके, तो अभी इन दोनों के एडिशन इतना तो आ जाएगा, -110.5, ठीक है, किलो जूल, ठीक है, लिख दो। चलो फिर इसके बाद वाला सेकंड क्वेश्चन अभी तुम लोग करोगे, और जब मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे ध्यान इंपॉर्टेंट है तो सब जन ऐसे ध्यान दिया करेंगे, ठीक है। चलो लिखो, डेल्टा H ऑफ रिएक्शन, वो डेल्टा H है, HH, ये फाइंड डेल्टा H, हाँ वो डेल्टा H ऑफ रिएक्शन ऐसा है, ठीक है। जल्दी लिखो, क्वेश्चन सॉल्व करना है इसके बाद। और हेली हो गया लिख के, डेजी याद आ रहा था मुझे, ओके चलो ठीक है, डेजी हो गया लिख के, जल्दी लिखो बे। हाँ क्या हुआ? तो लिखा है ना? नहीं लिखा है? ओह हाँ, वहाँ पे 0.5 लिखना भूल गया हूँ मैं। ऊपर ब्लैक में वो 393.5 है जो मैंने गलती से नहीं लिखा था। हो गया लिख के? चलो आगे बढ़े। अब एक क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व करोगे, वो बाद में। अभी चलो देखो, क्वेश्चन फाइंड डेल्टा H फॉर, बातें बंद यहाँ पे। क्वेश्चन फाइंड डेल्टा H फॉर CO2 गैस प्लस 2H2O गैस गिविंग अस CH4 गैस प्लस O2 गैस, ठीक है, 2O2 गैस, ठीक है। फाइंड डेल्टा H फॉर दिस रिएक्शन गिवन दैट कार्बन ग्राफाइट, अगेन ये ग्राफाइट है, प्लस O2 गैस गिविंग अस CO2 गैस। डेल्टा H फॉर दिस रिएक्शन इज -393.5 किलो जूल पर मोल। 2H2 गैस प्लस O2 गैस गिविंग अस, अरे सॉरी 2H2 नहीं, H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस गिविंग अस H2O gas. Delta H for this reaction is -285.8 kilojoule per mole, and
कार्बन ग्राफाइट प्लस 2H2 gas giving us CH4 gas. Delta H for this reaction is minus 74.8 किलोजूल पर मोल. ठीक है, ओके. चलो अब ये तुम लोग सॉल्व करने वाले हो, एक एक करके मैं बता रहा हूँ. ठीक है, क्वेश्चन लिखे हो गया सबका? जल्दी लिखो बे. हो गया? चलो अगर कुछ लिखना बाकी होगा तो बाद में लिखना. पहले अब क्वेश्चन के ऊपर फोकस करो. सबसे पहले क्या चाहिए? CO2 चाहिए. कौन से रिएक्शन में CO2 है? फर्स्ट रिएक्शन में दिख रहा है, बट कौन सी साइड पे है? प्रोडक्ट साइड पे है. क्या करेंगे? उल्टा करेंगे. करो उल्टा. फर्स्ट रिएक्शन को उल्टा करो. उसको उल्टा करेंगे तो डेल्टा H की वैल्यू भी माइनस से प्लस. ठीक है, करो जल्दी. जिस रिएक्शन को उल्टा करेंगे उसकी वैल्यू माइनस से प्लस होती है. हो गया फर्स्ट रिएक्शन उल्टा करके? ओके. अब फिर बाद में सेकंड में क्या चाहिए? दूसरा क्या चाहिए? H2O चाहिए. H2O कौन से रिएक्शन में है? सेकंड रिएक्शन में. और किसी रिएक्शन में है क्या? नहीं है. बराबर. ओके, तो सेकंड वाली रिएक्शन को भी क्या करना पड़ेगा? उल्टा करके. रिएक्शन जहाँ पे ऊपर है वैसे ही हो रहा है क्या? H2O नहीं हो रहा है. ऊपर कितने H2O चाहिए? 2 H2O चाहिए. नीचे कितना है? तो उसको क्या करना पड़ेगा? इंटू 2 करना. पूरे रिएक्शन को इंटू 2 करना पड़ेगा. उल्टा करके मतलब इसको उल्टा करेंगे तो माइनस से, बाद में इंटू 2 करना पड़ेगा. तो इसको डेल्टा H को भी इंटू 2, तो प्लस 285.8 इंटू 2. फॉलोड करो खुद से. उल्टा अच्छे से करना. पूरे रिएक्शन को मल्टीप्लाई करना है. तो डेल्टा H भी मल्टीप्लाई होगा. यस. डन. करो करो. ओके, रिएक्शन उल्टा करके तुम लोगों ने यही लिखा 2H2O गिविंग अस 2H2 प्लस O2. पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करने का. 2H2 प्लस O2. फॉलोड. ओके, क्या आ रहा है? 571.6. ठीक है, सबका आया. नेक्स्ट. अब उसके बाद क्या दिख रहा है? CH4 दिख रहा है. CH4 कहाँ पे दिख रहा है? थर्ड रिएक्शन. जिधर चाहिए उधर ही है. कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत है? करो. तो कुछ इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है, रिवर्स नहीं करना है, तो डेल्टा H एज इट इज रहेगा. चेंज नहीं करना है. इधर 2 से मल्टीप्लाई किया ना, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. 2H2 यार 2 बाहर, इधर 2 आगे. हाँ, फिर बाद में हाथ निकालो. किधर है? H2 की रिएक्शन कहाँ पे दिख रही है? ये है ना. हाँ, अब इसको मल्टीप्लाई किया, वैसे इसको भी मल्टीप्लाई करने का. हाफ को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो सिर्फ O2 आएगा ना. 2 कैंसिल आउट होगा, तो प्लस O2. नेक्स्ट. हो गया. फिर बाद में लास्ट क्या दिख रहा है? O2 में क्या दिक्कत आ रही है? कि कुछ आ रही है? क्या आ रही है दिक्कत? वो 2 जगह पे. उसको क्या करने का? इग्नोर. वो छोड़ देने का. वो अपने आप बैलेंस हो जाता है. O2 इज प्रेजेंट इन मोर देन 1 रिएक्शन, फर्स्ट एंड सेकंड. तो उसको हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते. उसको इग्नोर मारने का, छोड़ देगा. ठीक है, उसके बारे में सोचने का ही नहीं. फिर नाउ ऐड एवरीथिंग. अरे देखो, हम लोग 3 को बैलेंस कर रहे हैं, 1 को इग्नोर कर रहे हैं. वो अपना बैलेंस हो जाता है फिर. समझे? हो गया. जो रिएक्शन ऊपर है वो मिल गई. ऐड करके देखो, ऊपर की रिएक्शन ही मिलनी चाहिए वापस. कैंसलेशन अच्छे से करना. हो गया? नहीं नहीं, वो ऐड कर रहे हो ना बेटा. तो एक O2 प्लस नीचे का O2, दोनों कितने मिल गए? हाँ, ए बाबा. अच्छा, तुमने गलती की. इधर 2 से मल्टीप्लाई किया, इधर से 2 से मल्टीप्लाई किया. यहाँ पे कौन करेगा?
इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, इधर अरे O2 हाफ O2 इधर 2H2 किया था ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना रहेगा तुम्हारा। ए रिएक्शन बन रही है, आंसर आ गया। ओके वेरी नाइस, ये क्वेश्चन कर पाओगे एग्जाम में। नेक्स्ट आगे बढ़े, फैसला समझ में आ गया सबको। ओके अब ये आ गया सबका आंसर, सब लोग कर पाए इसको। ओके नेक्स्ट अब लिखो एंथैल्पी चेंज ऑफ डिफरेंट प्रोसेसेस। लिखो, इसमें हम लोग सबसे पहले देखने वाले एंथैल्पी चेंज ऑफ फिजिकल चेंज, फेस चेंज, ठीक है। एंथैल्पी चेंज इन फेस चेंज, ठीक है। ओके, फेस चेंज कहाँ से कहाँ पे होता है? पहले तो फेस चेंज हो सकता है सॉलिड से लिक्विड, फिर लिक्विड से गैस, गैस से वापस लिक्विड, या फिर लिक्विड से सॉलिड, लास्ट एक और एक रहता है सॉलिड से डायरेक्ट गैस। ये सबको पता है? ओके, नाउ टेल मी नेम ऑफ दिस प्रोसेसेस। सॉलिड टू लिक्विड जाना उसे क्या बोलते हैं? मेल्टिंग, मेल्टिंग का और एक वर्ड, मेल्टिंग का दूसरा वर्ड फ्यूजन, क्या बोलते हैं? फ्यूजन। तो इसे बोला जाता है एंथैल्पी चेंज डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन। ये कैसे लिखा है समझ में आ रहा है? वो जो फेस चेंज का नाम रहता है वो बीच में लिखना रहता है। ये थोड़े टाइम के बाद मुझे कंटाला आता है, मैं बाद में डेल्टा एच के बाद ही लिखता हूँ, ठीक है। बट वो प्रॉपर मेथड क्या है, डेल्टा और एच के बीच में प्रोसेस का नाम लिखते हैं, ठीक है। लिक्विड से गैस जाना इसे क्या बोलते हैं? वेपराइजेशन, वेरी नाइस। तो यहाँ पे लिखने का एंथैल्पी चेंज ऑफ वेपराइजेशन, समझ में आ रहा है? डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन, डेल्टा एंड एच के बीच में वेपराइजेशन, ठीक है। गैस से लिक्विड जाना कंडेंसेशन, तो डेल्टा एच ऑफ कंडेंसेशन। एंड लिक्विड से सॉलिड जाना, लिक्विड से सॉलिड जाना फ्रीजिंग, ठीक है, तो डेल्टा एच ऑफ फ्रीजिंग। एंड सॉलिड से गैस जाना सब्लिमेशन, तो डेल्टा एच ऑफ सब्लिमेशन। ये समझ में आ रहा है? ओके, अब इसमें से हम लोग एक किसी की डेफिनेशन लिखेंगे, बाकी की मतलब सिर्फ वैल्यूज लिखेंगे, ठीक है, चलेगा। ओके, लेट अस स्टार्ट विद एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। फर्स्ट में सब कैटेगरी एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन जिसका सिंबल रहता है डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन, ठीक है। अब मेल्ट करते वक्त हीट एब्जॉर्ब होगी या रिलीज होगी? हीट एब्जॉर्ब होगी। मेल्टिंग के टाइम पे आइस हीट एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। ओके, तो लिखो इसकी डेफिनेशन। इट इज द हीट एब्जॉर्ब्ड, इट इज द हीट एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है, एट कांस्टेंट प्रेशर, बराबर। एंथैल्पी चेंज इज हीट एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड एट कांस्टेंट प्रेशर when 1 mole of, 1 mole को डबल अंडरलाइन, 1 mole of a substance changes from its solid state to लिक्विड स्टेट, बातें बंद यहाँ पे। ओके, इसमें 1 मोल बहुत इंपॉर्टेंट है एंड हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एंथैल्पी मतलब हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। एंड 1 मोल बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग जो भी एंथैल्पी चेंजेस पढ़ने वाले हैं वो सारे के सारे कितने मोल्स के लिए रहेंगे? 1 मोल। एग्जाम में वो जानबूझ के देखो एकदम ऐसे घटिया से क्वेश्चन आए हुए हैं कि H2 गैस प्लस Cl2 गैस giving us 2 HCl and delta H for this reaction is let us say minus 300 kilojoule per kilojoule, ठीक है। What is the enthalpy of formation of HCl? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? What is the enthalpy of ये डेटा दिया है and what is the enthalpy of formation of HCl? इस रिएक्शन में क्या बन रहा है? HCl ही बन रहा है, तो आंसर एक पहला ऑप्शन ही रहेगा -300। समझ में आ रहा है? तुम लोगों को लगेगा भी सही है, क्या घटिया क्वेश्चन है,
और तुम लोगों का आंसर वहाँ पे गलत जाएगा। क्यों? बिकॉज हर एंथैल्पी चेंज कितने के लिए मैंने बोला? 1 मोल के लिए। इस रिएक्शन में कितने बन रहे हैं? तो 2 HCl बनने के लिए 300 किलो जूल्स है, तो 1 मोल के लिए 150 किलो जूल। अरे समझ में आ रहा है कुछ? तो ये ऐसा क्वेश्चन आके गया हुआ है, इतने घटिया घटिया क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो सिर्फ इतना याद रखना कि हर एंथैल्पी चेंज कितने मोल के लिए रहेगा? 1 मोल। ये बाद में हम लोग करेंगे, मतलब अभी के लिए रेस्ट करो, जस्ट एक आइडिया दे रहा था कि ये 1 मोल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तो यहाँ पे H2O solid is getting converted to H2O liquid. Delta H of fusion for this reaction is plus 6.01 किलो जूल पर मोल, ठीक है। नेक्स्ट, अब डेफिनेशन लिख के दूंगा तो चलेगा। एंथैल्पी ऑफ फ्रीजिंग, ठीक है, डेल्टा एच ऑफ फ्रीजिंग। इसमें अब डेफिनेशन लिख दे रहा हूँ, डेफिनेशन सेम रहेगी बाय द वे। इट इज दी हीट, अब फ्रीजिंग के टाइम पे हीट एब्जॉर्ब होगी या रिलीज होगी? हीट रिलीज्ड। ये इतना तुम लोग खुद से फिगर आउट कर पाओगे। तो इट इज द हीट रिलीज्ड एट कांस्टेंट प्रेशर व्हेन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस चेंजेस फ्रॉम इट्स लिक्विड स्टेट टू समझा? पक्का? ओके। अब इसमें बताओ इसकी वैल्यू। वेरी नाइस। तो सिर्फ रिएक्शन को ऊपर वाले चेंज कर रहे हैं, मतलब रिवर्स कर रहे हैं। इसको रिवर्स करेंगे तो डेल्टा एच की वैल्यू सेम रहेगी बट साइन उल्टी हो जाएगी, ठीक है। लिख दो ये। अब इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, थर्ड। वेपराइजेशन में लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट होता है। H2O लिक्विड इज कन्वर्टेड टू H2O गैस, ठीक है। बताओ लिक्विड गैस में जब कन्वर्ट होगा हीट एब्जॉर्ब करेगा या रिलीज करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। डेल्टा एच पॉजिटिव रहेगा नेगेटिव रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। हीट एब्जॉर्ब होगी, डेल्टा एच इज पॉजिटिव, ठीक है। तो डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन इज पॉजिटिव 44.0 किलो जूल पर मोल, ठीक है। डी अगेन मैं डेफिनेशन अब लिखना बंद कर दिया हूँ, ठीक है। मतलब सेम डेफिनेशन, इट इज द हीट एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट प्रेशर व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस चेंजेस इट्स स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू गैस, ठीक है। ओके। अब एंथैल्पी ऑफ कंडेंसेशन, एंथैल्पी ऑफ कंडेंसेशन H2O gas is converted to H2O liquid. Delta H कितना आएगा? Very nice. And last, enthalpy of sublimation. Enthalpy of sublimation H2O solid is converted to H2O gas. Delta H of sublimation is dash. बताओ enthalpy of sublimation for this reaction is क्या आएगी? Very nice. 50.01. ध्यान दो बे, यहाँ पे 50.01 क्यों? देखो तुम लोग सॉलिड से डायरेक्ट कहाँ पे जा रहे हो? गैस। ये एक सिंगल स्टेप में कर रहे हो, बट तुम 2 स्टेप्स भी कर सकते हो ना। पहले सॉलिड को किस में कन्वर्ट करो? लिक्विड, जिसके लिए 6 किलो जूल्स लगेंगे। फिर लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करो, जिसके लिए, तो ये दोनों के एडिशन, मतलब 2 अलग अलग स्टेप्स में करो या एक सिंगल स्टेप में करो, वैल्यू हमेशा सेम रहती है। विच लॉ? हेस लॉ। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे हेस लॉ अप्लाई करके आंसर डायरेक्ट निकाल सकते हो। कर दो ये, चलो। एंथैल्पी ऑफ केमिकल चेंजेस लिखो। सेकेंड, enthalpy of atomic changes or chemical changes. Chemical changes, ध्यान दो। अब एटॉमिक चेंज या केमिकल चेंज ये हम लोगों ने पहले से थोड़ा बहुत पढ़ लिया है।
ठीक है, अब बातें नहीं होंगी यहाँ पे। पहला है आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी। चलो जल्दी जल्दी इनका लिखना स्टार्ट करते हैं। डेल्टा एच ऑफ आयनाइजेशन, जल्दी लिखना स्टार्ट करो, बातें बंद। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी डिफाइन कर रहा हूँ। ओके, आयनाइजेशन का मीनिंग क्या रहता है, बारे में बताओ जरा शॉर्ट में। हाँ, और अच्छे से, मतलब क्या करते हैं उसमें, क्या होता है? आयनाइजेशन में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को एटम से निकाला जाता है, बराबर। तो उस इलेक्ट्रॉन को ऐसे बाहर उठा के फेंकने के लिए एनर्जी विल बी एब्जॉर्ब्ड या रिलीज्ड? एब्जॉर्ब ना, वो किसी भी चीज को ऐसे किक आउट करने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है उस चीज को, तो एनर्जी इज एब्जॉर्ब। ठीक है, आयनाइजेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव। थैंक यू। तो समझ में आ रहा है, आयनाइजेशन एंथैल्पी इज ऑलवेज पॉजिटिव। वहां पे चाहिए तो बाद में लिख देना। अब डिफाइन करते हैं, इट इज द एनर्जी एब्जॉर्ब्ड एट, it is the energy absorbed at constant pressure. It is the energy absorbed at constant pressure. Constant pressure. It is the energy absorbed at constant pressure. ऐसे लिखो, मुंडी टूट जाएगी। It is the energy absorbed at constant pressure. ठीक है। Where to remove 1 mole of electrons, to remove 1 mole of electrons from 1 mole of atoms, to remove 1 mole of electrons from 1 mole of atoms. ठीक है। अब इसके तुम लोगों ने कुछ चीज़ें पढ़ी है पहले से। देखो, लेट्स से मेरे पास एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट में कितने, हाँ, टू रिमूव 1 mole of electron from 1 mole of gaseous atom, सॉरी 1 mole of gaseous atom। अब यहाँ पे gaseous बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मतलब डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एटलीस्ट। क्यों इंपॉर्टेंट है, देखो एल्यूमिनियम है, और अगर मेरे पास एल्यूमिनियम गैसियस के बदले सॉलिड फेज में रहेगा, और सॉलिड को अगर मैं एनर्जी प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो सॉलिड पहले एनर्जी एब्जॉर्ब करके किसमें कन्वर्ट होता है? लिक्विड। लिक्विड को एनर्जी प्रोवाइड करूंगा तो, एंड गैस को फिर एनर्जी जब प्रोवाइड करते तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट होते। समझ में आ रहा है? तो सॉलिड लिक्विड से बात बनने वाली है क्या? नहीं। आयनाइजेशन के लिए अपने को क्या चाहिए? कौन सी स्टेट चाहिए? गैसियस स्टेट चाहिए। ठीक है, अब गैस को मैंने एनर्जी प्रोवाइड की और इस गैस में से एक इलेक्ट्रॉन ऐसे उठ के बाहर निकल गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये पहला इलेक्ट्रॉन निकला, तो एल्यूमिनियम के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? प्लस चार्ज आएगा, 1 प्लस चार्ज। ठीक है, फिर बाद में इस Al1 प्लस से, जिसके पास अभी 2 इलेक्ट्रॉन है, मैं और एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूं, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन बचा, एंड चार्ज क्या आएगा? अब मैं वो दूसरा जो बचा हुआ इलेक्ट्रॉन है वो भी निकाल रहा हूं। समझ में आ रहा है? 2 प्लस में से और एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूं, तो अभी कौन सा चार्ज आएगा? Al3 प्लस। इसमें कोई दिक्कत? अब ध्यान दो, टू रिमूव फर्स्ट इलेक्ट्रॉन द एनर्जी रिक्वायर्ड इज कॉल्ड एज आयनाइजेशन एंथैल्पी 1। To remove second electron, the energy required is called as ionization enthalpy, and to remove last electron, the energy is called as ionization enthalpy। समझ में आ रहा है? Okay. Which one is highest? 1, 2, 3. 3 is highest. ये सबको आता है? क्यों? एटम सबसे पास, इलेक्ट्रॉन सबसे पास रहता है। ओके, और कोई अच्छे वर्ड में? ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्यादा रहता है। Okay, first electron is most loosely binded and last, मतलब third one is more tightly binded. Why? जिसे क्या बोलते हैं? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो इसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सबसे ज्यादा हो गया है। ठीक है, चार्ज बढ़ते जा रहा है +1 से, मतलब पहले न्यूट्रल था, फिर +1 हुआ, फिर +2 हुआ। तो ये होने का रीजन क्या रहता है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज एज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीजेज। ठीक है, समझा? ओके, तो ये तुम लोगों को पहले से आता है, तो इतना ही सब लिखना कि डेल्टा एच ऑफ आयनाइजेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, एंड आयनाइजेशन एंथैल्पी 1, आयनाइजेशन एंथैल्पी 2 एंड आयनाइजेशन एंथैल्पी 3। तो 3 इज ऑलवेज हायर देन 2 एंड 2 इज ऑलवेज हायर देन 1, ऑलवेज। ठीक है, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं आता। ठीक है, लिख दो, बोलो। सब लोग ये समझ पा रहे हैं? अब इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं
जो तुम लोगों ने पहले से पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी, हाँ वो पढ़ने से पहले एक क्वेश्चन करा था, चलो ठीक है क्वेश्चन। हाँ आयनाइजेशन क्या बोल रहे हो, चलता है कोई नहीं, कुछ नहीं होता। आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। अब देखो आयनाइजेशन, फर्स्ट आयनाइजेशन, सेकंड आयनाइजेशन, थर्ड आयनाइजेशन, फोर्थ आयनाइजेशन, फिफ्थ आयनाइजेशन। अब फर्स्ट बेंच, बातें बंद। फर्स्ट आयनाइजेशन 300 किलो जूल पर मोल, सेकंड आयनाइजेशन 700 किलो जूल पर मोल, थर्ड आयनाइजेशन 6500 किलो जूल पर मोल, फोर्थ आयनाइजेशन 11000 किलो जूल पर मोल, फिफ्थ आयनाइजेशन 23000 किलो जूल पर मोल, ठीक है। क्वेश्चन इज एलिमेंट belongs to which group। ये क्वेश्चन किया है तुम लोगों ने? नहीं, अब करो, ध्यान दो। अब इसमें हम लोगों को आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है वो निकालना रहता है, समझ में आ रहा है? ओके, अब जरा यहाँ पे ध्यान से देखो। लेट अस से कि एल्यूमिनियम का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, ध्यान से देखो। एल्यूमिनियम के फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड में, ये लिखने की तुम लोगों को जरूरत नहीं है, थर्ड में 3। एल्यूमिनियम का पहला इलेक्ट्रॉन निकाला, थोड़ी एनर्जी लगी, दूसरा निकाला और थोड़ी लगी, तीसरा निकाला और थोड़ी लगी, थोड़ी थोड़ी बढ़ते गई। अब 3 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद इट विल रीच सेकंड ऑर्बिट या फिर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। नोबल गैस में से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी रहेगा, डिफिकल्ट रहेगा? तो इसमें चौथा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी, समझ में आ रहा है? तो जहां पे एकदम अचानक से ऐसे पीक आता है ना, मतलब समझ में आ रहा है, ऐसे शिफ्ट आता है आयनाइजेशन एंथैल्पी का, वो वाला उसका शेल रहता है, मतलब उसके अंदर उतने आउटर मोस्ट के शेल है, समझ में आ रहा है? जहां तक नॉर्मली बढ़ रहा है इट इज फाइन, जहां पे ऑल ऑफ अ सडन वो अचानक से बढ़ जाता है, मतलब उसके पहले तक के इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो आउटर मोस्ट में थे। जैसे यहाँ पे फर्स्ट आयनाइजेशन के लिए कितनी लग रही है, सेकंड के लिए कितने टाइम्स का चेंज हुआ, 400 टाइम्स, ट्वाइस, ऑलमोस्ट डबल हुआ। ओके, बाद में सेकंड से थर्ड जाते वक्त 6500, ऑलमोस्ट कितने का चेंज हुआ, 9 to 10, 7 9 जा 63, 7 10 जा 70, तो ऑलमोस्ट 10 टाइम्स to 9 टाइम्स, ये दिख रहा है। उसके बाद 6500 से 11000 सिर्फ डबल हो रहा है, दिख रहा है? डबल से भी कम एक्चुअली, हाँ इसका डबल तो 13 होगा ना बे, तो डबल से भी कम हो रहा है, ये समझ में आ रहा है? मतलब एकदम पीक कहाँ पे आ रहा है, सेकंड से थर्ड जाते वक्त। मतलब इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2 है, क्योंकि थर्ड निकालने में जान जा रही है ना बे, मतलब थर्ड में वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन पहुंच रहा है। फॉलो कर पाए? तो कौन से एलिमेंट के, मतलब कौन से ग्रुप के एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ग्रुप 2। तो दिस एलिमेंट बिलोंग्स टू ग्रुप, ये समझे ये क्वेश्चन कैसे करना है? चलो लिख दो। बाकी तुम लोगों ने इसके एक्सेप्शन एंड ऑल किए रहेंगे ना, बेरिलियम एंड नाइट्रोजन में अचानक से वो शिफ्ट हो जाता है, बढ़ जाता है एंड वो सब, ठीक है, लिख के हो गया। ठीक है चलो, सो विद दिस विल स्टॉप हियर टिल देन, सम टाइम, बाय बाय। होमवर्क, हाँ होमवर्क नहीं, रुको, होमवर्क थोड़ी ना चेक करना है, मतलब हाँ होमवर्क तो सबने 5 बार किया ही होगा, ठीक है क्या? हाँ तो वो मैं देखता हूँ ना अभी, चलो ए बताओ। नहीं वैसे नहीं, होमवर्क नहीं, क्या क्यों, मतलब नहीं ऐसे थोड़ी ना। वर्क डन नहीं, वो बंद करो, वर्क डन का यूनिवर्सल फॉर्मूला बताओ, वर्क डन का यूनिवर्सल फॉर्मूला। बातें बंद ओए यहाँ पे, बस जल्दी बताओ वर्क डन का यूनिवर्सल फॉर्मूला।
गलत। चलो 10 बार करके आने का अभी नेक्स्ट टाइम, ठीक है। बातें बंद। और बुक सबकी बंद रहेंगी, किसी की भी बुक ओपन नहीं दिखनी चाहिए लिख के होने के बाद। अबे बंद, 10 बार लिख के आना है, बात खत्म। क्या हो गया? हाँ ठीक है, नहीं वो छोड़ो, तुम्हारा नाम बताओ। आर्या। आर्या क्या? हाँ आर्या कोई और है? अच्छा ओके, हाँ तो क्या है? बी। आर्या बी, ओके। तुम्हारा बंद कर जल्दी। वर्क डन का यूनिवर्सल फॉर्मूला। नहीं, क्या बोल रहे हो? नहीं गलत था। तो पीवी कुछ तो कह रहे थे, चमाड़ दूंगा ना, चुप बैठो। हाँ बताओ। वर्क डन का यूनिवर्सल फॉर्मूला। नहीं, ओके नाम बताओ। आर्या क्या? चुप रहे बाबा, मुंह बंद रखो। हाँ बताओ। आर्या जी, ओके नेक्स्ट। तो वर्क डन का यूनिवर्सल फॉर्मूला गलत। तुम्हारा नाम भूमिका ना? रुक ना बाबा, उधर से इधर बात कर रहे हो। ओके अब ये 3 जन को पूछ के हो गया, तब तक तुम लोगों ने बहुत बंद करना बाबा। अब फिर डेल्टा यू का फॉर्मूला। ओके डेल्टा यू का दूसरा फॉर्मूला। बातें बंद। डेल्टा यू के 2 फॉर्मूला थे, इसने एक बताया, तुम दूसरा। वो नहीं है, गलत। नाम हर्षिता, हर्षिका, ओके। डेल्टा यू का दूसरा फॉर्मूला। वो उसका टर्म है कि डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू भी, वो नहीं, वो आज हम लोगों ने किया है। डेल्टा यू का फॉर्मूला पूछ रहा हूँ। गलत। नाम हाँ क्या? यथार्थ। डेल्टा एच का यूनिवर्सल फॉर्मूला। बातें बंद, बुक्स बंद। डेल्टा एच का यूनिवर्सल फॉर्मूला। चुप है, तुझे भी 10 बार लिखने बोलूंगा साले। चलो नाम सारा नहीं, तुम्हारा नाम क्या है? शर्वी। शरयू, ओके शरयू। अब डेल्टा एच का यूनिवर्सल फॉर्मूला। गलत, खत्म। तेरा नाम भूल गया। हाँ सुयश। डेल्टा एच का यूनिवर्सल। गलत। नाम हाँ जितेश। मितेश आ रहा है, रुको। हाँ अब डेल्टा एच का यूनिवर्सल फॉर्मूला। नहीं, नाम पीयूष। डेल्टा एच का यूनिवर्सल फॉर्मूला अक्षरा। डेल्टा एच का यूनिवर्सल फॉर्मूला कृषा ना? हाँ चुप बैठो। डेल्टा एच का यूनिवर्सल फॉर्मूला। डेल्टा एच का दूसरा यूनिवर्सल फॉर्मूला। तू मुझे बता रही है यार, क्या चाल है मतलब? ओके क्यू का यूनिवर्सल फॉर्मूला। तुम लोग क्या नीचे दे, क्या है नीचे? अच्छा क्यू का यूनिवर्सल फॉर्मूला। ओके आइसोकोरिक वर्क डन का फॉर्मूला। कौन बोल रहा है ये? आइसोकोरिक क्यू का फॉर्मूला। बातें बंदा अभी, और नहीं तो तुम लोगों के इधर आते वक्त ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछूंगा ना सालों कि मर जाओगे, ठीक है। हाँ तो 10 बार नहीं 15 बार कर दूंगा। हाँ अब आइसोकोरिक, क्या बोला मैंने? वर्क डन का फॉर्मूला। थैंक यू। वर्क डन का आइसोकोरिक क्यों बोला अभी आपने? अच्छा हाँ वर्क डन हो गया ना। हाँ थैंक यू। हाँ ये इसने बराबर बोला। आइसोकोरिक क्यू का फॉर्मूला। नहीं वर्क डन हो गया, तुम लोगों ने 0 बोल दिया तो उसको आ गया वो, इसलिए क्यू पूछा। आइसोकोरिक क्यू का फॉर्मूला। नहीं गलत, बताओ। तनीषा। माली, ओके। आइसोकोरिक क्या बोला था? क्यू का फॉर्मूला। आइसोकोरिक क्यू
ओके, आइसोकोरिक वर्क डन 0 होता है इन्होंने बताया, क्यों होता है? उसको भी क्यों पूछना चाहिए था? नहीं, ओके, नाम सरनेम नहीं, उसकी जरूरत नहीं है ना। नेक्स्ट, आइसोकोरिक क्यू का फॉर्मूला नहीं, चलो आइसोकोरिक वर्क डन 0 रहता है, क्यों? आइसोकोरिक वर्क डन इज 0, व्हाई? नहीं, नाम? हाँ, अर्पिता। आइसोकोरिक वर्क डन 0 क्यों रहता है? नाम क्या? अनिष्का। अनिष्का, ओके। आइसोकोरिक वर्क डन 0 क्यों रहता है? गलत, नाम? नंदिनी। आइसोकोरिक नाम? हाँ, मदीहा। यहाँ पे एक्चुअली कौन नहीं करने वाले उसका नाम लिखना चाहिए था, ये उल्टा हो गया। मदीहा ना, ओके, कुछ नहीं, मतलब जिन्होंने आंसर दिया उनके नाम लिखने चाहिए थे, और बाकी सबका ये ज़्यादा लिस्ट बड़ी होते जा रही है अभी। हाँ, बिकॉज डीवी 0 रहता है तो इट्स नेगेटिव इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी, तो डीवी 0 रहता है तो वो भी 0 रहता है। यस, क्वेश्चन चेंज करने वाला था मैं। नहीं गलत है। मैं अरे बट मैंने क्वेश्चन बोला था, नहीं बोला था, आंसर तो इसने दे दिया, ये क्या है? गलत है, नहीं मत बोलो ना। आइसोथर्मल रिवर्सिबल वर्क डन का फॉर्मूला सिंपल है, एच वाई नहीं, वो एनआरटी एलएन v1 by v2। गलत हो गया। एनआरटी एलएन v2 by v2। रुको एक मिनट, नहीं रुको, बैठो। लास्ट टाइम एकदम जोर से, अब तू भी 10 बार लिख के आएगी। अगर उसने अगर अभी करेक्ट आंसर दिया ना तो तू 10 बार लिखेगी। हाँ, लास्ट टाइम एक बोलो, उसने जो बोला वो अगर सुना हो तो। हाँ ठीक है, बताओ जल्दी क्या है लास्ट, तुम्हारा जो आंसर है वो बोलो लास्ट। एकदम प्रेशर में आ गए बेचारे, आराम से बोलो। नहीं है क्या? तुम बताओ जल्दी। चुप है, वही है बोलो। आइसोथर्मल रिवर्सिबल। अरे बोलो, नहीं रे बाबा, वो सोच रही है एकदम ऐसे। अरे करेक्ट है, बोलो जल्दी, लास्ट टाइम बोलो। आइसोथर्मल रिवर्सिबल वर्क डन का फॉर्मूला, तो वापस एक बार बोलो। एनआरटी एलएन v2 by v1। गलत है। रुको ना, अरे उसने ऑलमोस्ट बोल दिया। हाँ चलो ठीक है, वापस एक बार लिखना, माइनस एनआरटी एलएन v2 by v1 है। हाँ, तो अभी 10 बार लिखना पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते अब। हाँ चलो, रुको ना सालो, तुम लोगों को एडियाबेटिक वर्क डन का फॉर्मूला बताओ अब। चुप है चलो, और अगर हुआ रहेगा तो, और सबको सालो 15 बार लिख के लाने बोलूंगा। तो रुको, बंद कर, पागल औरत बंद कर, चुप है, बंद करना। अरे बंद करो ना रे बाबा, रुको। दोनों 10 बार लिख के आओगे, बात खत्म। दोनों 10 बार लिख के आओगे अभी, ओके। रुको संजना, बस, नहीं बात खत्म। डेजी नहीं, हेली, बस रुके। और तुम्हारा नाम दुबे, प्रिया नहीं क्या, दिव्या। हाँ दिव्या, अब तुम सर वो एक नहीं सीपी एंड सीवी के बीच के रिलेशन में से कोई तो एक बताओ। रुको बस बातें बंद। सीपी और सीवी के बीच का रिलेशन कोई एक। हाँ अरे कुछ भी बताओ, नहीं सीपी कुछ भी, अभी इतना जो सीपी बाई सीवी जो बोल रहे हैं वो बता दो एक कुछ तो। नहीं वैसा नहीं, रुको यार, तुम लोग डिस्टर्ब मत करो। हाँ विच इज, जल्दी यार रुको। तुझे 15 बार चाहिए क्या? ओके हो गया, खत्म चांस। ओके और
अरे वो नहीं चाहिए बाबा, नहीं तुम्हारा हो गया, तुमने चीटिंग की, तुमको मैंने पहले ही बोला था, उधर भी बोला था मैंने। गैम ऐसे करके तुमने छोड़ दिया, ठीक है, तुम श्योर नहीं थे। हाँ किसको, इसको 3 चांस नहीं, बस है तुम्हारे टाइम। अब बस आइसोथर्मल डेल्टा यू की वैल्यू, मतलब फॉर्मूला, आइसोथर्मल डेल्टा यू का फॉर्मूला गलत, आइसोथर्मल डेल्टा यू का फॉर्मूला हो गया। चलो बस ना यार, तुम लोगों को क्या है। हाँ नाम हीर ओके, हीरा आ रहा है साला, ओके हाँ हीर, ऑटो करेक्ट हो रहा था तुम्हारा। आइसोथर्मल इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला, मतलब डेल्टा यू का फॉर्मूला, आइसोथर्मल डेल्टा यू का फॉर्मूला। क्यों मुझे विश्वास नहीं, वो उधर से मुझे दिख रही नहीं है वो। हाँ वो घूम के आंसर देगी ऐसे लग रहा है मुझे, इसलिए तो क्यों। चलो बताओ नाम। वंशिका। ओके लास्ट, आइसोथर्मल डेल्टा एच का फॉर्मूला, डेल्टा एच। तुला असं मारीन ना मी दिव्या इकडे होऊन। हाँ उधर से इधर तक मुझे 3 बेंच आगे 0-0 सुनाई दे रहा है मुझे, ठीक है। हाँ ठीक है, अब आइसोथर्मल डेल्टा एच का फॉर्मूला मतलब Q0। क्या बोली वो, नेपोटिज्म हो रहा है, क्या बोल रही है? अच्छा हाँ चलो, नहीं मैंने कल सम किया था, उसमें मेरे को डेल्टा एच है वो याद है। नहीं वैसे नहीं चलता, फॉर्मूला और क्यू वैसा नहीं। चलो नाम बताओ। अनविता। रुको भाई, दिव्या का एक लास्ट चांस। हाँ आइसोथर्मल रिवर्सिबल हीट का फॉर्मूला। नहीं, पहली बात तो आइसोथर्मल हीट जो है वो -W होता है, तो वो प्लस में आना चाहिए, जो इसने प्लस बोला था वो फॉर्मूला था। तो दिव्या तुम भी हो, चलो ठीक है। अब कौन कौन नहीं है, किस किस को नहीं बोला? 1 2 3 4 और 5। ओके तुम लोग 5 जन 2 बार लिख के लाओगे सारे फॉर्मूलाज। प्रैक्टिस पूछो और 4 फॉर्मूले। हाँ ठीक है, हाँ ओके चलो, बाकी लोग 10 बार, तुम लोग 2 बार।